नमस्कार। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव है वो नज़दीक है और आज का जिस तरह से युग है उस युग में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्यों ना हो, लोकतंत्र में सब व्यक्तियों को अपना अपना अधिकार है कि वो भी चुनाव मैदान में आए। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उत्तरी भारत के सबसे धार्मिक स्थल गोगामेडी के वासिंदे ही हैं। न केवल वासिंदे हैं वरन वो सरपंच रह चुके हैं गोगामेडी के। सामाजिक सरोकार और जितने भी क्षेत्र में आंदोलन हुए उनमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनसे हम बातचीत करेंगे और हम आपको बता दें कि हमारा ये पहला वीडियो है जो हम लोकतंत्र के इतिहास में अपनी वाणी के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से चुनावी दंगल में उतरे हैं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी हम जाएंगे। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है गोगामेडी की धरती से। हमारे साथ विक्रम सिंह गोगामेडी हैं। सबसे पहले सर धन्यवाद आपका चैनल पर। धन्यवाद जी आपका। आपने जो सबसे पहले मुझे गोगामेडी डालने पर और आपने गोगामेडी को चुना। सर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप सरपंच रहे गोगामेडी के। आपका कौन सा सत्र था? मैं सन 1995 में सरपंच बना, 2000 जी। उसमें कोई खास आपकी अभिरुचि, कोई अच्छा काम जो आपको ज़्यादा प्रभावित कर पाया? उस समय मैं सरपंच यूनियन का अध्यक्ष था और गोगामेडी जो है वो उन 30 मिनट के बाद में नई पंचायत का सृजन हुआ था गोगामेडी जी। मेरे कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए। स्कूलों की चार दीवारी बनवाना है, स्कूलों में कमरा बनवाना है। हमारा बहुत बड़ा विस्तृत काम है। हमारे गोगामेडी में सेंसस बुक के अनुसार लगभग 12 गांव आते हैं, 12 चक जिनको बोले अपनी भाषा में। जी जी। तो मैंने हर जगह प्रयास किया और सब लोगों को साथ में लेकर चलना। मेरा कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल मुझे माना जाता है। जी, हमेशा से आप क्रांतिकारी भी रहे हैं सर। क्षेत्र में जो आंदोलन हुए हैं उन दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि बिजली पानी के मुद्दे पर, नहरों के मामले में आपने कई बार अपने आप को मतलब आगे बढ़ाया है इस क्षेत्र में। देखिए दयाराम जी, जहाँ गलत होता है ना वहाँ पीड़ा होती है। चूँकि सामाजिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी छोटा मोटा काम करते हैं। तो जैसे पानी का आंदोलन था, अब हम टेल की किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था, जबकि मूड के किसान जो है वो 100% आपासी कर रहे थे और हमसे लगभग 7 से 8 गुना पानी ले रहे थे। तो ये बात बार बार कही, चूँकि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन कांग्रेस के शासन में जब स्थानीय विधायक जी के कारण से हमारी बात नहीं सुनी गई। स्थानीय विधायक जी चूँकि दूसरी पार्टी से कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं जी, और उनका ये प्रयास लगातार है। और ये स्थिति आज से नहीं है, 2008 से ही है। 2008 में मैं आपको बताऊं कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव जी बेनीवाल थे जी, और डॉक्टर सुरेश जी, जयदीप जी चुनाव निर्दलीय जीते। जयदीप जी ने निर्दलीय जीत करके कांग्रेस को कैप्चर कर लिया और अपनी टीम को कांग्रेस में लेकर आए और संजीव जी को रिप्लेस कर दिया जी। चूँकि हम लोग कांग्रेस के लोग थे, हम ये मानते थे कि चलो ये तो समय की बात है, असल में तो कांग्रेस जो है संजीव जी ने सिमटी हुई है। लेकिन 2013 का जैसे चुनाव आया, जयदीप जी कांग्रेस की टिकट लेकर के आ गए और संजीव जी बीजेपी के हो गए, बीजेपी में चले गए। स्थिति ये हुई कि जब पार्टियों के विचारधारा के अलग के लोग जब पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हो जाता है और सारे के सारे कांग्रेसमैन घर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि 10,500 में कांग्रेस पार्टी बाधा में सिमट गई। 2013 में ये स्थिति हुई। 2018 में हम सब लोग लगे हुए थे कि चलो अब तो भाग्य के दिन आएंगे। जयदीप जी के साथ में रिलेशन डेवलप किए और उन्हें विश्वास जताया। लेकिन 2018 आते आते कांग्रेस की टिकट जो है वो भाजपा के पूर्व घोषित डॉक्टर सुरेश चौधरी जिन्होंने चुनाव से थोड़े दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन की, वो टिकट लेकर के आ गए। हम लोगों ने ये सोचा कि 2008 में या 2013 में गलती की थी वो नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर सुरेश जी का बहुत मन से हमने समर्थन करने के बावजूद भी वो 38,000 वोट पर ही पहुँच पाए। जैसे चुनाव हुए राजस्थान में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, डॉक्टर बलवान जी पूनिया सीपीएम के उम्मीदवार थे, वो विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया, कांग्रेस पर कब्जा कर लिया
कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर पीड़ित रहा। झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, पानी चोरों को बढ़ावा दिया जाता है। तो वो पानी चोरी हमारी पेट का जो जीवन का मूल हमारा जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, हमारी आवश्यकता है, उसके ऊपर कोई डाका डालने की कोशिश करे तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकते थे। हमारी सरकार होते हुए भी हमने स्थानीय विधायक के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं किया, सरकार तो चाहती थी, सरकार ने किया भी। देखिए हमने इसलिए पिछले कार्यकाल में मैं खुद व्यक्ति से अपने साथियों, किसान साथियों के साथ में लगभग 54 दिन धरने पर रहा हूँ इस पिछले 4.5 साल में। 54 दिन धरना पर रहने के बाद ये सिर्फ विधायक जी की, स्थानीय जो सीपीएम के विधायक है उनकी एरोगेंसी की वजह से हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। और दुर्भाग्य की स्थिति है कि कांग्रेस की सत्ता होती हुई भी अधिकांश कांग्रेस के लोग ही धरने पर आए। हालांकि दूसरे सारे किसान गए, वो गैर राजनीतिक धरना था, लेकिन मानसिक रूप से जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं वो उस तरह के लोग धरने पर लंबे समय तक बैठे। और जब हमने ऊपर तक, शासन तक बात पहुंचाई तो तीनों बार ही, यानी फरवरी 2022 में, फिर दिसंबर 2022 में और अब लेटेस्ट अभी जून 2023 में, तीनों बार ही हमारी बात को जब तो ऊपर तक पहुंचाया तो कांग्रेस की सरकार ने संजीदगी से हमारी बातों को सुना और हमारी बात मानी भी। लेकिन स्थानीय विधायक जी ने उसका किया। इसके साथ साथ में जहाँ बिजली आंदोलन की बात है तो सबसे पहले ये मांग नेठाणा गांव से उठी थी। नेठाणा गांव से जो मांग उठी थी उस मांग को गहलोत जी ने अप्रिशिएट भी किया है और वो 100 यूनिट बिजली माफी की घोषणा की। दूसरी तरह की मांग है, उस पर सतत काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अब के कार्यकाल में वो सब बातें भी पूरी होंगी। जी, बीच में सर रोकूं आपको, ये कहूँ कि इस समय जब चर्चा ये चल रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की टिकट कहाँ जा रही है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और विधायक बलवान पूनिया का एक तरफा नजदीकी मामला है, तो वहाँ से किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है? देखो ऐसा संभव नहीं है। देखो राजनीति के जानकार लोग जानते हैं कि अगर दो पार्टियों के मध्य कुछ सीटों को लेकर के समझौता हो जाता है तब तो हो सकता है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से संभल नहीं आए और सीपीएम के खाते में चली जाए, लेकिन ऐसी अभी तक दूर दूर तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पार्टी हाईकमान तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा और कार्यकर्ताओं तक भी पहुँचाना चाहूँगा कि समझौता करना पार्टी के हित में नहीं है। यूपी में कांग्रेस जब थोड़ा सा क्राइसिस में थी, दूसरी पार्टियों ने थोड़ा सा उभार लिया, तो यूपी में कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया। समझौते में होता क्या है, आज समझौते में उन्होंने 5 सीटें मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं, 10 मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी मांग रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। वो दे दी, वहाँ वो मजबूत हो जाएंगे, परसों फिर नाचने लग जाएंगे, नहीं 5 सीटें में और 2। तो जहां उनको समझौते में सीट दे दी जाएगी या जहां दी गई थी यूपी में, वहां तो वो मजबूत हो गए और उन्होंने जिस पार्टी के साथ तालमेल था उनके संगठन को ध्वस्त कर दिया। फिर धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते गए। आज परिणाम यह कि यूपी में कांग्रेस शून्य है। अगर भादरा में समझौता होता है तो कांग्रेस शून्य हो जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि तुरंत बाद में लोकसभा चुनाव, देखिए हमारी असली लड़ाई राज्य चुनाव नहीं है, हमारी असली लड़ाई राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को एक कांग्रेस की सरकार देना है, क्योंकि देश की जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार तय करती है। तो तुरंत बाद में लगभग 4-5 महीने बाद में ही लोकसभा चुनाव है। अगर आज समझौते में ये सीट दे दी जाती है तो लोकसभा चुनाव में एक तरीके से सीधा बीजेपी को वॉकओवर देने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि भादरा में संगठन तहस-नहस हो जाएगा, कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे और उनको आगे पंचायती राज के चुनाव में भी उम्मीद नहीं होगी कि हम सिंबल में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो जो पार्टी का संगठन ध्वस्त हो जाएगा तो जीतने की संभावना नगण्य हो जाएंगी। तो पंचायती राज में इसका असर पड़ेगा, जिसमें पंच प्रधान, सरपंच, ब्लॉक डायरेक्टर, जिला परिषद बनती है, और हमारा लोकसभा चुनाव ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का चुनाव लेवा कौन बचेगा। एक विधानसभा जिसमें 3 लाख के करीब वोट हो, 3 लाख के बीच में वोट हो, वहां से पार्टी को प्रत्याशी नहीं उतारना, मैं समझता हूँ अगर ऐसा पार्टी करती है तो बहुत बड़ी भूल होगी, नहीं करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भी। जी सर, देवसन जी और इसके साथ साथ आप मतलब कांग्रेस में ये चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उन चेहरों में कहीं न कहीं आपका ये तालमेल दिखाई दे रहा है, जैसा आपने पहले मीटिंग करी है? नहीं, हमारा तालमेल बिल्कुल सही है। देखिए भादरा में कांग्रेस वैसे ही कमजोर मानते हैं, ये सभी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, और जो जन एक माहौल बना हुआ है, लेकिन वास्तव में कमजोर है नहीं।
आपको मैं बताऊं कि अभी परसों मीटिंग हुई थी जिसमें जो भी टिकट के दावेदार हैं 6-7 लोग हैं, संगठन के लोग भी हैं, सब लोग उपस्थित थे। और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अधिकांश कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो हमारे ऑब्जर्वर महोदय आ रहे हैं उनकी अलग अलग प्रत्याशियों की अलग अलग मीटिंग आयोजित हो रही हैं। लगभग जो मैंने चर्चा सुनी है ये सब अपना अपना मीटिंग करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन भादरा में हमने सबने बैठ करके तय किया कि हम एक जगह मीटिंग करेंगे, एक जगह बात करेंगे, एक जगह अपनी बात रखेंगे और पार्टी हाईकमान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का सिंबल नहीं देना जो है वो पार्टी के हित में नहीं होगा। इससे पार्टी का संगठन ध्वस्त हो जाएगा और लोकसभा चुनाव भी हम हारने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम वैसे भी लगभग 35 साल हो गए, सन शायद 1985-86 वो चुनाव हुआ था, उसके बाद में एक बार बुरानिया जी जीते हैं। 85 को आप 23 और 15-38 साल हो गए, 38 में 5 साल निकाल दो, लगभग 33 साल से चुरू लोकसभा जो है वो कांग्रेस के कब्जे में नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसे नहीं जीता। और यही स्थिति भादरा में है। भादरा में 1998 के बाद में आज तक कांग्रेस विजयी नहीं हुई है। उसका मूल कारण देखो मैं आपको बताऊं कि आज भी कांग्रेस में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो सीपीएम के जो वर्तमान विधायक है उनके साथ में एक तालमेल बैठाए हुए हैं और कहीं न कहीं अंदर खाने सेटिंग है। तो ये गलत होगा, ये बात पहुंचाने के सब लोग बैठ करके, जिसमें शेर सिंह जी भी हैं, जिसमें शेर सिंह जी बेनीवाल भी हैं, भीम सिंह जी बेनीवाल भी हैं, आपके अजीत बेनीवाल है, उसके अलावा माल सिंह जी राजपुरी, हालांकि वो उम्मीदवार नहीं है, अपना उम्मीदवार नहीं जिता, लेकिन दयानंद जी बेरवाल हैं, मैं खुद शामिल हूँ। और उसके अलावा जो है आपकी एक हरी सिंह बरोड़ भी कोई नहीं, हरी सिंह जी बरोड़ उम्मीदवार नहीं है, लेकिन टीम में आपके वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता टीम में है। सब लोगों की बैठ करके ये आपस में बातचीत की, हम एक जगह कार्यक्रम करेंगे और VDS पैलेस भादरा, कल की बात है ये, कल 22 तारीख को दोपहर को 2 बजे हमारे जो है लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर आ रहे हैं, वो यहाँ कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का फीडबैक लेकर के हाईकमान तक पहुँचाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि सिंबल आए, और मैं समझता हूँ आएगा। ऐसा मतलब कि बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं होगा कि यूपी की तरह ये राजस्थान में करेंगे का काम करेंगे, सब लोग समझते हैं। जी विक्रम जी, एक बात है, जो 7 पंचायतें हैं वो काफी आगे रहती है इस मामले में। कहीं न कहीं एक तो बजरंग सहारण है, एक आप हो, 2 ऐसे लीडर यहाँ हो। हालांकि देवेंद्र जी जैसे लोग बाग हैं, कृष्णचंद्र भांबू भी हैं, मगर वो कांग्रेस के हैं, लेकिन लोगों के बीच में दरअसल आप दिखाई दे रहे हैं कि 2 चेहरे आ रहे हैं, आपका नाम और बजरंग का नाम। अगर 7 पंचायतों का वर्चस्व आता है तो विक्रम सिंह गोगामेडी और बजरंग सहारण, ये 2 नाम आगे आ रहे हैं। बजरंग सहारण का भी कह नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरीके से। आप सीधे आ रहे हो, कांग्रेस के हो। देखिए वो कंफ्यूज है जी, जो मैं उनकी बुराई नहीं करता, उनके बारे में को टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि बजरंग जी की आपने नाम ले लिया, चूंकि वो उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे आज से लगभग 10 साल पहले, जब शायद KC विष्णु जी जिला स्कूल गए थे, वो आए थे, तो मैं उनसे पहली बार मिला था राव सर की मीटिंग में। तब वो पूरी तरह से कांग्रेस की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने एक RSS के कुछ लोगों को साथ में मिलकर के एक भव्य फाउंडेशन के नाम से एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया, उसके माध्यम से उन्होंने राजनीति की और फिर वो सीधे तौर पर BJP से जुड़ गए और BJP की टिकट भी पिछली बार मांगा उन्होंने। अब अपने आप को निर्दलीय लॉन्च कर रखा है, लेकिन आपसी बातचीत में जो जनचर्चा है कि वो BJP से भी टिकट ला सकते हैं, कांग्रेस से भी ला सकते हैं। मेरा छोटा भाई है, मेरा बच्चे जैसा है, उनके पिताजी मेरे मित्र हैं। देखिए उनके पास बहुत जीवन पर है, चुनाव लड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन सब पार्टी को जेब में रख करके घूमता है कि मैं इसमें भी जाऊँ उसमें भी जाऊँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को पार्टी ऐसे लोगों पर विश्वास जताएगी। ऐसे और लोग भी हैं जो यहाँ से कांग्रेस का सिंबल लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह से BJP का लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या आप बहुत ही जाने। देखो पार्टियां जो टिकट देती है तो रोक ठोक की परखती है और ठोक कर करके टिकट देती है। आपको विचारधारा से जुड़ना पड़ता है और मन से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के पार्टी विश्वास जताती है। आपको भादरा विधानसभा क्षेत्र 3 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना है, बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत समर्पण की आवश्यकता है। जी, अब 7 पंचायतों में आप लगातार घूमे हैं,
तो वहाँ से रिस्पॉन्स आपका क्या रहता नहीं, है? 7 पंचायतें होंगी। मैं लगभग पूरी बाता विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक लगभग घर से बाहर ही रहता हूँ। जहाँ तक 7 पंचायतों की बात, आपने 2-3 बार ये बात कही, देखिए हमारी 7 पंचायतें जो हैं परिसीमन के बाद भादरा में जुड़ी हैं, ये बहुत उपेक्षित महसूस करती हैं और जीत और हार भी यही पंचायतें तय करती हैं, क्योंकि हमारे लगभग 40-42 हज़ार वोट हैं 7 पंचायतों में, 44,000 के आसपास, तो ये लगभग एक तरफा से ही जाते हैं। अब भादरा की राजनीति का एक टेस्ट मान लीजिए या तौर तरीका मान लीजिए व्यक्तिवादी है। यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी में भी हालांकि कोई धड़ेबंदी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी की बात करें तो अगर एक व्यक्ति को वोट दिया हुआ आदमी या उसका सपोर्टर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ चला जाता है तो तुरंत उसकी खिंचाई हो जाती है, वहाँ क्यों गया। जबकि नोहर पड़ोस में ही है जहाँ हम लोग पहले थे, वहाँ पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति पार्टी बदलता है तो उसके साथ में 70% लोग वापस विचारधारा के साथ में जुड़े रहते हैं, वो माइग्रेट नहीं करते, वो शिफ्ट नहीं करते दूसरी पार्टी में। जबकि भादरा में ये स्थिति कि वो अगर एक व्यक्ति शिफ्ट करता है दूसरी पार्टी में तो उसके साथ में 10% लोग बचते हैं, 90% लोग उसके साथ में चले जाते हैं। ये व्यक्तिवाद आ गई है, इससे बचना होगा। जी सर, कब तक संभावनाएं हैं कि एक उम्मीदवार की लिस्ट लोगों के सामने आ जाए? देखिए पार्टी हाईकमान को तय करना है, फिर भी मैं समझता हूँ कि अक्टूबर लास्ट तक जी काफ़ी स्थिति साफ हो जाएगी। जी, एक तो वजन बहुत रहेगा। बाई चांस ऐसा मौका आ जाए कि वे आलाकमान है आपको मौका दे दी पार्टी में, तो किस तरह की रणनीति रहेगी, संक्षिप्त में बताएं सर। रणनीति तो कार्यकर्ता बनाएंगे, हमें तो झोली फैला करके कांग्रेस की उपलब्धियों को घर घर तक बताना है, पहुंचाना है। इस बार का कांग्रेस का कार्यकाल जो 5 वर्ष का शानदार रहा। देखिए 5 साल में 2 साल कोरोना में बीत गए। कोरोना में 2 साल में से 3-4 महीने का तो ऐसा समय आया कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। उसके बावजूद 2 साल संकट में रहे, आर्थिक हालात में डामाडोल हुए, व्यापार बंद हो गया, फिर भी अशोक जी गहलोत ने जिस संजीदगी से अर्थव्यवस्था को, यहाँ के पूरे ढांचे को संभाला है, वो काबिल तारीफ है। और उसके बावजूद भी आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में रोज़ नए नए इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम स्कूल प्रमोट हो रहे हैं, स्कूल नए नए खुल रहे हैं। पहले से स्कूलों में जो है, सरकारी स्कूलों में नामांकन जो है वो बढ़ा है। तो ये जो भी बढ़ा है, जो भी स्कूलों के हालात ठीक हुए हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाओ, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी जो चिरंजीवी योजना है, ये अपने आप में यूनिक है, पूरा देश इसको फॉलो कर रहा है। विदेशों में भी इसका अध्ययन हो रहा है कि इसको किस प्रकार से वहाँ लागू कर सकते हैं। और पूरे देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ तो इसके ऊपर गंभीरता से मनन हो रहा है। OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसको लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो केंद्र सरकार हाथ खड़ी कर रही थी। लागू करना पड़ेगा छतमारा करके। और देखिए आपने चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने OPS को किसी न किसी रूप में लागू करेगी। दूसरे स्टेट्स जहाँ कांग्रेस की स्टेट्स हैं, कांग्रेस का राज है, हिमाचल है, वहाँ भी उन्होंने लागू करने की घोषणा की। लेकिन राजस्थान ने बहुत संजीदगी से OPS को लागू किया है, उसको कानूनी जामा पहना है ताकि आगे आने वाले कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सके। इसके अलावा ये चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य की अपने बात कर ली, हमने शिक्षा की बात कर ली, नहरी पानी की बात करें तो जो ईस्ट आपके प्रोजेक्ट है, ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट जो है आपके, जो अलवर भरतपुर साइड का जो प्रोजेक्ट है, उस पर गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया। उसके ऊपर लगातार वो केंद्र सरकार अड़चने अड़ा रहा है, लेकिन वो लागू करना पड़ेगा उनको, वो बंद करके रहेगी। चलिए मैं यही आता हूँ सर एक बार कि बसपा से एक काफ़ी अच्छे वोट लेकर के मैदान में रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। अगर इस मिशन में कहीं सुखदेव सिंह आपको मौका मिलता है या सुखदेव जी को मौका मिलता है तो क्या एक वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 35 बनाम 1 की बात करते हैं और हम 36 बिरादरी में विश्वास करते हैं। इससे ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना उचित जी। अब जैसे मान लो 1-2 आप बात कर रहे थे कहीं चौगान में कि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, हर आदमी वोट जरूर डाले, तो लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति वोट डाले, तभी तो अभी 100 में से जैसे 50 लोगों ने वोट डाल दिया और 50 में से 26 लोगों ने एक तरफ वोट डाल दिया, 24 लोगों ने एक तरफ डाल दिया।
तो हमारा सरकार कितने लोगों ने चुनी? 26% लोगों ने, 50% लोगों ने। जब आधे लोग सरकार बनाने में अपनी भागीदारी ही नहीं निभाएंगे तो फिर सरकार से उम्मीद क्यों? जी। और मैं समझता हूँ सरकार को सबसे ज्यादा वही लोग कोसते हैं, किसी भी सरकार हो, जो लोग वोट करने नहीं जाते। बिल्कुल। इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ाना, मैं तो कहता हूँ आपको कि बहुत मजबूरी में कोई गलत वोट बन गया हो या कोई बहुत अलग तरह की परिस्थिति हो जिसमें वोट नहीं डाल पा रहा हो, घर में कोई दुर्घटना घट गई हो इस प्रकार से, तो मैं समझता हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज 95% से ऊपर तो होना ही चाहिए। तभी तो जाकर के हमारी लोकतंत्र की मजबूती रहेगी, हमारी भागीदारी बनेगी और पूरे के पूरे देश की एक सरकार बनेगी, प्रदेश की सरकार बनेगी। जी, अब आप हमारे संविधान के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, हमारा संविधान बहुत सुंदर है और दुर्भाग्य है कि कल परसों सोशल मीडिया में वो संदेश घूम रहा था, कितना सच है नहीं उस पर जाना चाहता, कि अभी तो जो है हमने ये सब कुछ किया, अब की बार अगर हमारी सरकार आ गई तो हम देश के संविधान को ही बदल देंगे। संविधान जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सोच कर समझ करके बनाया और उसमें सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया। आज अगर उसको बदलने की बात हो रही है तो ये एक हमारे देशवासियों के साथ में, हमारे देश की व्यवस्था के साथ में, हमारा सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में खिलवाड़ करने की साजिश है। संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लगता है समयानुकूल किसी चीज़ में परिवर्तन हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, किसी एक आधे पैरा में कोई संशोधन की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। लेकिन अब ये संविधान संशोधन की बात या संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, नए सिरे से संविधान लिखने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। जी, सारी बातें आपकी हमने सुनी, दर्शकों ने सुनी। अब लगता यूँ है कि आप चुनाव मैदान में बहुत सक्रिय तरीके से हैं, तो अब आप विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, तो दर्शकों को आप क्या हिदायत देंगे, बताइए। देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय जितना चुनाव के बाद रहता हूँ उतना ही सक्रिय आज हूँ, उससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं कर रहा। मेरा रूटीन है लगभग 9 बजे घर से निकलना, शाम को 5-6 बजे बाद में 7 बजे बाद में घर जाना। तो ये चीज़ें चुनाव हो, चुनाव सामने हो, चुनाव पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं जितना भी मेरे पास में कोई आता है काम के लिए और के लिए, उसके लिए पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो। कई काम हो जाते हैं, कई काम नहीं भी हो पाते, लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी, भविष्य में भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव तो पार्टी अगर हाईकमान मौका देती है तो लड़ लेंगे, और चुनाव मेरे को क्या लड़ना, चुनाव तो मेरे साथियों को, कार्यकर्ताओं को लड़ना है। कोई एक आदमी तो चुनाव इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पहुँच भी नहीं पाता। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि संजीदगी से आप लोग लगिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसकी पैरवी कीजिए। यदि मुझ में विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कल 22 तारीख को दोपहर को 2 बजे VDS पैलेस भादरा में हमारे लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक और हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी सचिव श्री शिवलाल जी गोदारा और हमारे महासचिव श्री फूल सिंह जी, सब लोग आ रहे हैं। आप लोग उसमें पधारिए, अपनी राय दीजिए। वही बात होगी ना कि जैसे लोकतंत्र में वोट डालना, वोट परसेंटेज बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, वैसे ही पार्टी प्रत्याशी चुनने के लिए अपनी राय देना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप राय दीजिए, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कल 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा VDS पैलेस पधारे। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा और अपनी पसंद से पार्टी आकामान को, जो हमारे यहाँ उनके संदेशवाहक आ रहे हैं, उनको अवगत करें और भादरा की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में फीडबैक दें। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।